डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में और उससे संबंधित राजनीति के बारे में। सो ट्राइब एंड पॉलिटिक्स टुडेज टॉपिक इज, इसमें सबसे पहले विल ट्राई टू कॉन्सेप्चुलाइज द टर्म ट्राइब, हाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो किस तरह से पूरी अवधारणा जनजाति की बनी उसके बारे में हम समझेंगे, और उस संदर्भ में मुख्य रूप से हम 4-5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें से है कि क्या ट्राइब एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है। फिर हम दूसरा जो पक्ष हम देखने की कोशिश करेंगे ट्राइब के बारे में, कि क्या सिर्फ आइसोलेशन में या अलग थलग रहने वाले को भी हम ट्राइब घोषित करेंगे। तीसरा जो मुख्य बिंदु है जिसमें हम ध्यान देंगे, दैट इज कास्ट एंड ट्राइब। सो वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट and understand is there any connection between caste and tribe. चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करती है ट्राइब को। तो ये 4 या 5 बिंदु हैं जिसके आधार पे हम पूरे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइब को समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइब के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ट्राइब जो वर्ड है वो एंशियंट रोम में उत्पन्न हुआ था। इट हैज स्टार्टेड इन एंशियंट रोम वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्म ट्राइबस, जिसका मुख्य मतलब था कि डिवीजन विद इन द स्टेट। इसका मतलब था कि जो लोग एक कॉमन ancestor, those people who belong to a common ancestors were regarded as tribe. Now this term evolved, the tribe term also evolved with the rise of colonialism and with the rise of imperialism world over, especially by European countries. यूरोपीय देशों के द्वारा जो साम्राज्यवाद था और उपनिवेशवाद था, उसके दौरान इस टर्म को और कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। स्पेशली जब हम देखते हैं कि what were the ideas, what were the attributes that were associated with the tribe. So in initial years we primarily see that the term tribe was primarily related with the people who were thought to be uncivilized, they were thought to be primitive, they were thought to be savage, and these were terms which were associated with the tribe. So tribe का जो शुरू में संबंध मुख्य रूप से पुरातन काल के तरीके से जोड़ा जाता था, जंगली के तरीके से जोड़ा जाता था, इन सब सारी चीज़ों से जोड़ा जाता था ट्राइब को। उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेवरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, बहुत सारे जो मानव वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस टर्म को और डिफाइन किया और रिफाइन किया। तो उनके द्वारा what were the important attributes that were allotted by these anthropologists, what were the important notions that were attached to the idea of tribe. So some of the attributes that were related to the idea of tribe was that these communities had language of their own, they have distinctive culture, and they used to govern by themselves. सो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो मानव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुख्य रूप से 2-3 बातों को उन्होंने बताया जो ट्राइब को डिफाइन करता है, जिसमें से महत्वपूर्ण था कि उनका अपना एक लैंग्वेज था, भाषा थी, उनकी अपनी एक संस्कृति थी, और साथ में स्वायत्त तरीके से वो खुद शासन चलाते थे आपस में। इस समझ को, दिस टर्म वाज फर्दर डिफाइंड, रीडिफाइंड, and the tribal society was different from the other part of larger society. So several other features were attached. So one of the important feature that was attached to it was the notion of kinship, that they belong to the same blood relation. They used to belong to same blood relation. इसके साथ साथ they were known for egalitarian society, and also they were known for homogeneity. So they were homogeneous among the same tribe. They were concept of homogeneity, एक रूपता आपस में थी, जो एक ट्राइब थी उनके बीच में, और इसी तरह से अलग अलग हम ट्राइब को देखें तो उनके बीच में भी एक विशेष ट्राइब के अंदर एक रूपता थी। इन सब बातों से हम समझते हैं कि ट्राइब को डिफाइन किया गया। नाउ इफ वी मूव फर्दर, we find that world over the concept of tribe is now being
you know done away with, denounced now, and a new term which is being used is indigenous people. तो एक नया शब्द यूज़ किया जा रहा है ट्राइब के बदले में, जिसे हम इंडिजिनस पीपल कहते हैं। अब हम आते हैं कि ये शुरुआती समझ के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो ट्राइब है वो एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था। इसका मतलब है कि क्या जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, उपनिवेशवाद व्यवस्था थी, क्या उसके द्वारा ये उत्पन्न ट्राइब जैसा कॉन्सेप्ट था। सो दो दिस इज अ फैक्ट, the concept of tribe primarily began, at least in context of India, in 1930s, primarily when we see the census were being planned and being formulated and executed on the ground. So 1930s में हम देखते हैं कि J.H. हर्टन नाम के व्यक्ति हैं जिनको सेंसस कराने का जनगणना 1931 में दिया गया था, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कास्ट और ट्राइब जैसा कॉन्सेप्ट कॉलोनियल जो रूलर्स थे उनके द्वारा कॉइन किया जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ट्राइब और कास्ट जैसा कॉन्सेप्ट आइडिया के रूप में, विचार के रूप में हमारे समाज में मौजूद नहीं था, क्योंकि हम विभिन्न अगर ग्रंथों को देखते हैं, विभिन्न जो लिटरेचर्स हैं उसमें इसके प्रमाण मिलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के रूप में, शब्द के कंस्ट्रक्शन के रूप में हम ट्राइब को देखते हैं कि अंग्रेज़ों के समय जब वो सेंसस कर रहे थे, जनगणना कर रहे थे, उसके दौरान इसकी उत्पत्ति देखते हैं, इसका ओरिजिन हम देखते हैं। मेनली जनगणना के दौरान ये कहा जाता था कि those people who had to do something with religious beliefs, those who have to done who were close to the Hindu religious groups, they were brought under the category of caste, and those who were called animists, those जो लोग इन सब विचारों को, इन धार्मिक विचारों से भिन्नता रखते थे, उनका विश्वास मेनली जीव जंतुओं के ऊपर था, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया, जिनको ट्राइब कहा गया। सो एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन के रूप में हम देखते हैं कि जो ट्राइब है वो कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन था, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आइडिया के रूप में ट्राइब मौजूद नहीं था। दूसरा जो डिबेट है वो है आइसोलेशन के लेकर कि क्या ट्राइब हमेशा अपने आप को एकांत में रखते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। तो इस पे भी डिबेट है। इस पे जो समझ है वो कि लार्जली कहा जाता है कि ट्राइब्स आर ज्योग्राफिकली एंड सोशली आइसोलेटेड ग्रुप, कि भौगोलिक रूप में और सामाजिक रूप में ये एकांत में रहते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि सामाजिक जो फॉर्मेशन है, सोशल फॉर्मेशन है, सामाजिक जो जिस तरह से बनावट होती है, उसमें अलग अलग ट्राइब अलग अलग स्थिति में हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और सामाजिक आइसोलेशन के साथ साथ अगर हम सोशल फॉर्मेशन के रूप में देखें तो विभिन्न ट्राइब के बीच में विभिन्नता पाई जा सकती है। लेकिन इन सामाजिक जो आइसोलेशन की बात, जो एकांतता की बात करते हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे जो स्कॉलर ने इसको डिस्प्यूट किया है, इसको नहीं माना है, और कहते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइब हैं वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं रहते हैं, पूरी तरह से एकांत रूप में नहीं रहते हैं, और वो अपने नेबरहुड जो नॉन ट्राइबल हैं उनके साथ भी संबंध बनाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ट्राइब की जो समझ है, ट्राइब को लेकर जो समझ है, उसके बारे में हम समझें तो बहुत सारे ट्राइब है। देयर आर सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ which have adopted their mainstream life, but there are other people who are still are in isolated. तीसरा जो महत्वपूर्ण आयाम है जिसको हम ध्यान देंगे इसके बाद, वो है कि जो कॉन्सेप्ट जाति का है, कास्ट एंड ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है, कि क्या कास्ट और ट्राइब में समानता है, विभिन्नता है। तो बहुत सारे कास्ट और ट्राइब के संबंध में अगर हम समझें, ट्राइब को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कास्ट से, तो 3-4 बिंदु हैं जिसमें हम कास्ट और ट्राइब को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। तो कास्ट जहाँ इनइक्वालिटी से जाना जाता है, असमता से जाना जाता है, समानता से जाना जाता है, तो दूसरी तरफ हम अगर ट्राइब को देखें
तो इसको कहीं ना कहीं हम समानता से जोड़ते हैं. सो इट इज़ नोन फॉर इक्वालिटी. Largely, tribal society is considered to be egalitarian, except for village headman and of the clan or tribal chief. Majority अगर हम देखें तो समान रूप से हम लोगों को देखते हैं. दूसरा जो विचार है कास्ट और ट्राइब के बीच में समझने का, वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी को लेकर, कि कोई श्रेष्ठ है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, किसी को नीचा समझ रहा है. तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या ट्राइब के बीच में है कि नहीं है? तो अगर हम देखें कि ट्राइबल इस तरह की समझ अगर हम देखें तो जाति प्रथा, जाति की समझ में है, लेकिन ट्राइब के जैसे कॉन्सेप्ट में इस तरह के विचार नहीं है. सभी को होमोजीनियस माना जाता है. ट्राइब, एक विशेष ट्राइब के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान रूप से समझा जाता है, समान माना जाता है, होमोजीनियस माना जाता है, जो ट्राइब की तुलना में अलग है. तीसरा जो विचार है ट्राइब और कास्ट को लेकर, वो है कि इंडोगेमस. सो इंडोगेमी देखिए कि अंतर विवाहिक जो संबंध है कास्ट के बीच में, माना जाता है कि सेम कास्ट के व्यक्ति दूसरे कास्ट के व्यक्ति से शादी करेंगे. जनरली ये समझ हमारी है, जो समय के साथ बदला भी है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कास्ट के अंतर्गत हम देखते हैं. लेकिन ट्राइब के संबंध में अगर देखें तो ट्राइब के संबंध में भी हम कास्ट की अगर हम तुलना करें तो कास्ट से हम अगर समानता देखें तो यहाँ पे सब कुछ ट्राइब में इस तरह की समानता पाई जाती है कि वो सेम ट्राइब में विवाह करते हैं. इसके पश्चात अगर हम देखें कि ऑक्यूपेशन के टर्म में देखें, क्रियाकलाप के रूप में देखें, तो जिस तरह से जातियों को लेकर हम देखते हैं भारत में कि बहुत सारी जातियों का जो कार्य है वो पुराने समय से अभी तक एक तरीके का चलता आ रहा है, जो समय के साथ बदला भी है. इस तरह की प्रवृत्ति हम ट्राइब में नहीं पाते हैं. ट्राइब का कोई फिक्स्ड, कोई अपना डिस्टिंक्टिव ऑक्यूपेशन नहीं माना जाता है. तो अगर इतने सारे विश्लेषण के बाद हमें लगता है कि ट्राइब को समझना इतना आसान नहीं है और बहुत तरह से ट्राइब को परिभाषित किया गया है, समझा गया है. इसके बाद हम पहुंचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से ट्राइब को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है. तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो मुख्य भूमिका है वो है संविधान की भूमिका. तो इसमें मुख्य रूप से परिभाषित करने के लिए हम देखेंगे आर्टिकल 366 और आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 366 क्या कहता है? 366 of Constitution says that scheduled tribe will be those tribe or those communities which have been scheduled in accordance with Article 342 of Constitution. इसका मतलब है कि scheduled tribe कम्युनिटी, हम उस कम्युनिटी को बोलेंगे जो आर्टिकल 342 के आधार पे प्लान किया गया है, एक शेड्यूल बनाई गई है, एक सूची बनाई गई है उसकी. तो आर्टिकल 342 क्या कहता है? आर्टिकल 342 मुख्य रूप से कहता है कि ओनली दोज कम्युनिटीज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन और थ्रू अ सब्सिक्वेंट अमेंडिंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इसका सिंपल मतलब है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वो लोग होंगे, वो ग्रुप्स होंगे जो प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफाई की गई हो, या इस नोटिफिकेशन में पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया गया हो और इस सूची में और जनजातियों को इंक्लूड किया गया हो. तो इस तरह से देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि कौन कौन से लोगों को जनजातियों में की सूची में जोड़ा जाएगा. तो इसलिए हम देखते हैं कि समय समय पे सरकार द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न कमेटियों के जो सुझाव दिए गए हैं, these recommendations by different committees have played very important role in defining the concept of tribe in India according to the government. Now what are these criteria? क्या क्राइटेरिया है उस पर हम नेक्स्ट हम देखेंगे. तो उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी मुख्य रूप से कौन कौन सी कमेटी थी, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए इस ट्राइब के कॉन्सेप्ट को उजागर करने में या समझने में या समझाने में.
तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इसमें इस डेफिनेशन इस ट्राइब को डेफिनेशन को या समझ को बनाने के लिए 1931 का सेंसस महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो काका कालेलकर कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसकी रिपोर्ट थी, वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोकुर कमेटी 1965 में बनी थी, और उसके साथ साथ चंदा कमेटी जो 1969 में बनी थी। तो ये इन सब कमिटीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ट्राइब के कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो अब समझते हैं कि क्या क्या लक्षण है जिसको महत्वपूर्ण माना गया है इन सब कमेटी के द्वारा। तो मुख्य रूप से इसमें से 4 मुख्य इसके प्रकृति माने गए हैं कि ट्राइब को अगर समझना है तो हम 4 मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देंगे। तो ये 4 मुख्य बिंदु क्या है? तो पहला जो है वो है कि इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स। क्या कुछ ग्रुप में आदिम लक्षणों के संकेत हैं? दूसरा, क्या डू दे हैव डिस्टिंक्टिव कल्चर? क्या उनकी जो संस्कृति है वो विशिष्ट है, बहुत अलग है? तीसरा जो पैमाना है इन ट्राइब को आइडेंटिफाई करने का वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। क्या भौगोलिक रूप में वो एकांत रूप से रहते हैं, अलग थलग रहते हैं? और चौथा है शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस। तो 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई है कि क्या वो शाई हैं लार्जर कम्युनिटी से, इसका मतलब है कि क्या वे झिझकते हैं बड़े पैमाने पे जो समुदाय हैं उनसे अलग अपने आप को रखना चाहते हैं, और पिछड़ेपन का। तो इस तरह से 4 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बताया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब पैमानों को ध्यान में रखकर ट्राइब को चिन्हित करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि there is a separate category which have been defined as particularly vulnerable tribal groups, which are specifically vulnerable groups among tribe, जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनके खत्म होने का हमेशा डर बना रहता है। तो इस तरह से 75 अलग अलग ट्राइब को चिन्हित किया गया है, और इनके भी आधार बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें से पहला जो आधार है वो है कि क्या दे आर यूजिंग प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, whether their population is stagnant or declining. Third, whether there is extremely low literacy, and whether certain group has still practicing subsistence level of economy. तो इन 4 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे एक अलग से ग्रुप बनाई गई है जिसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। हम जानते हैं कि अलग अलग 75 अलग अलग जो ग्रुप हैं ट्राइब्स की, जिनको चिन्हित किया गया है कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनमें ये अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से हम जानते हैं कि अगर हम अंडमान निकोबार की तरफ अगर हम जाएं तो हम सभी जानते हैं जारवा ट्राइब को लेकर, जिनकी संख्या बहुत कम है, और बार बार मीडिया के स्रोतों के द्वारा हम इनकी चर्चा हम देखते रहते हैं। इसके बाद जो हम ट्राइबल के कॉन्सेप्ट को अगर हम लार्जली ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ट्राइब में एक जो मुख्य बात हमें नज़र आती है वो है एक्सक्लूजन को लेकर, कि जो समानता सभी ट्राइबों में देखा गया है कि इनको एक्सक्लूड किया जाता है बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से। तो पूरे ट्राइब की अगर हम देखें इस लेक्चर में, तो मुख्य रूप से हम अलग अलग आयाम को समझने की कोशिश की है। इस लेक्चर में मुख्य रूप से हमने समझने की कोशिश की है कि कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है क्या कॉलोनियल है, या इससे पहले भी इस तरह का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने कास्ट को और ट्राइब के बीच में संबंध देखने की कोशिश की है। इसके साथ साथ क्या ट्राइब के कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन के रूप में देखा जा सकता है। तो इन सब बिंदुओं पे हम मुख्य रूप से चर्चा किए हैं इस पूरे डिस्कशन में। ओवरऑल बात समझ में जो आती है कि ट्राइब एज अ कॉन्सेप्ट एंड ऑन द ग्राउंड वी सी मेनी ऑफ दीज ट्राइब्स आर बीइंग
becoming the part of mainstream society, but still there is a other set of groups which is still isolated. But one important aspect which comes out of these discussions is that they are being the problem which they face are still a problem of exclusion. So we will end this discussion now. In the next class, we will take up the issue of tribe, specifically with regard to the colonial era, because when we get to know about it, then we can further move in the post-colonial or post-independence era, how tribe and politics had played over period.